अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप सब खैरियत से हैं? अच्छा, आज हमारे इकोनॉमिक्स का टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग। तो ये हमारी ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास का सेशन चल रहा है जिसमें ये हमारे पास है सिलेबस के अकॉर्डिंग मनी एंड बैंकिंग। तो अब हम मनी एंड बैंकिंग का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। मनी एंड बैंकिंग के पोर्शन में हमने एक तो मनी के बारे में कुछ थ्योरीज पढ़नी है और दूसरा बैंकिंग के हवाले से थ्योरीज नहीं है, बैंकिंग के जस्ट एक जनरल से कुछ टाइप्स हैं, उसका वर्किंग फंक्शन वो चीज़ें हम देखेंगे उसमें कि हाउ बैंक वर्क्स, के बैंक वर्क कैसे करते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, किस टाइप के होते हैं, उसके हवाले से थोड़ा हम देखेंगे। बाकी मनी के हवाले से कुछ थ्योरीज दी गई हैं जो हम ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन थ्योरीज पे जाने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक पढ़ना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आता है मनी से भी पहले, वो है बार्टर सिस्टम। कि सबसे पहले जब मनी अभी तक नहीं आई थी, यानी मनी की ईजाद नहीं हुई थी, तो लोग एक दूसरे से जो लेन देन है वो चीज़ों के ज़रिए किया करते थे। जब भी कोई चीज़ ख़रीदनी है या बेचनी है, अब तो हम पैसे अदा करते हैं, लेकिन पहले के ज़मानों में ये था कि पैसे उस वक्त नहीं थे, तो वो चीज़ों को बतौर मनी इस्तेमाल किया करते थे। जैसे कोई कमोडिटी है कि किसी को आपने एक शर्ट दे दी और बदले में शूज़ ले लिया, या जैसे आजकल देहातों में भी है कि अभी वो गंदम देते हैं और फिर वो उनसे अपनी महीने की राशन वगैरह चीज़ें लेते रहते हैं दुकानदारों से। तो इस तरह से ये होता है बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स। लेकिन जो बार्टर सिस्टम है इसकी खूबियाँ तो थी कि भी ठीक है, आपको उसी वक्त आपको चीज़ मिल जाया करती थी, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता था, फौरी पेमेंट हो जाती थी और इजी पेमेंट हुआ करती थी। तो ये चीज़ें इसकी आसानी थी, लेकिन इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम एवोल्यूट होकर फिर मनी के सिस्टम में आ गया, प्रॉपर मनी के सिस्टम में। इसकी जो मुश्किलात थी, डिफ़िकल्टीज़, जो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ या डिसएडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम, तो वो उसमें आता है, सबसे पहले आता है इनकन्वीनियंस ऑफ गुड्स। यानी इसमें जो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज था कि इसमें डबल कोइंसिडेंस, कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो चीज़ चाहिए हो दूसरा बंदा वही चीज़ देने को तैयार हो। अभी मनी में तो हमारे पास ये होता है कि हम मार्केट लेके जाते हैं, जो भी हमें चीज़ चाहिए हम पैसे देकर वो चीज़ ले सकते हैं। लेकिन पहले जब गुड्स के बदले गुड्स थी, तो उसके लिए ज़रूरी था कि मुझे जो चीज़ चाहिए दूसरा बंदा वही चीज़ देना भी चाहता हो। कि अगर उस बंदे से शर्ट लेना चाहती हूँ तो मुझे उसको बदले में ज़ाहिर है कुछ देना भी पड़ेगा। मैं शर्ट लेना चाहती हूँ और बदले में शूज़ है मेरे पास देने के लिए। अब वो जिस बंदे के पास शर्ट है वो शूज़ ना लेना चाहे, उसकी ज़रूरत ना हो फिर, तो ज़ाहिर है फिर वो एक बॉन्ड्स मैच नहीं करती। तो इस वजह से भी ये सिस्टम जो है ज़्यादातर नाकाम हुआ। और स्टोरेज नहीं कर पाते थे इसको, कोई प्रॉपर यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं था, पता नहीं लगता था कि भी वो चीज़ की मालियत कीमत कितनी है। लोग एक तलवार के बदले घोड़ा ले आया करते थे, या फिर एक घोड़े के बदले वो समझ ले थोड़ा सा अनाज ले आया करते थे, तो कोई कीमतों का भी तयन नहीं होता था उसमें। और इसका कोई स्टैंडर्ड भी नहीं था, डिविजिबिलिटी भी नहीं थी इसमें, स्टोर नहीं कर सकते थे, पेरिशेबल गुड्स थी, एक दिन आपने चीज़ इस्तेमाल नहीं की अगले दिन ख़राब हो जाती थी। तो उसके बाद फिर मनी का सिस्टम आया। मनी बेसिकली एक फंक्शन है कि मनी इज़ व्हाट इट डज़। जो भी चीज़ है हम देखते हैं कि जो पेमेंट के बदले में इस्तेमाल हो सकती है एक्सचेंज के लिए, उसको हम मनी कहते हैं। कि मनी का सबसे बड़ा फंक्शन ही एक्सचेंज है, कि वो एक चीज़ लेकर दूसरी चीज़ हम दे सकते हैं। कि इससे हमें क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, अपने कर्ज़े उतार सकते हैं, चीज़ें ख़रीद सकते हैं इसमें। और इसमें जो मनी है इसमें आता है C+D, यानी कैश एंड डिपॉजिट्स। कि आपके पास जो कैश हैं, जिसमें कॉइन्स हैं, नोट्स हैं, या फिर आपके बैंकों में जो डिपॉजिट होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तो ये सारे मनी कहलाते हैं। क्योंकि ये सारे जो अकाउंट्स के पैसे हैं या आपके पास कैश है, ये सारे एक मीडियम है, एक ज़रिया है जिसके बदले में आप कुछ भी चीज़ ले सकते हैं। तो मनी के यही फंक्शंस हैं। सबसे पहला इसका फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, के ये चीज़ों के लेन देन में इस्तेमाल होता है। वैल्यू को मैयर करने के लिए भी मनी इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम देखते हैं कि कोई चीज़ 10 रुपए की है तो मतलब वो कम वैल्यू की है, 1000 रुपये की है तो मतलब वो ज़्यादा वैल्यू की है। स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको ज़्यादा अरसे तक स्टोर किया जा सकता है पैसों को। डेफर्ड पेमेंट, यानी बाद में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आज आपने कोई चीज़ ले ली तो आप उसकी पेमेंट 3 महीने बाद भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो उसमें वो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इस तरह नहीं है कि 3 महीने बाद वो पैसे ख़राब हो जाएंगे या आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, के पैसे अगर आप ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उस पर उस बंदे का इख्तियार हो जाता है, वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाती है। मेरे पास 1000 है, मैं उसकी ओनर हूँ, तो वो मेरे पास उसकी वैल्यू है कि मैं उससे जो भी चीज़ चाहे ख़रीद सकती हूँ, वो मेरी मलकियत है। अगर मैं वो 1000 अपनी किसी बहन को दे देती हूँ या किसी और को दे देती हूँ, तो वो उसकी मलकियत हो जाएगी। वो चाहे तो उससे जिस तरह उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मनी की टाइप्स होती हैं। सबसे पहली कमोडिटी मनी, जैसे बार्टर में था कि कोई चीज़, कोई भी कमोडिटी, कोई खाने पीने की चीज़ या गोल्ड सिल्वर,
कोई भी चीज़, तो उसे बतौर मनी इस्तेमाल किया जाता था पहले। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी होती है जो मनी हमें नज़र आती है, जैसे कि अब है कॉइन्स की शक्ल में या पेपर की शक्ल में। तो ये एक हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव मनी जो कि शो करती है कि ये मनी है। मेटेलिक मनी में आते हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, यानी कि धाती, जैसे कहते हैं कि धाती पैसे होते हैं जिस तरह से। जैसे पुराने ज़मानों में बादशाहों के ज़माने में सिक्के इस्तेमाल हुआ करते थे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तो वो मेटेलिक मनी थे। और उसके बाद पेपर मनी जो कि अब इस्तेमाल होती है, कागज़ी मनी, जो कि सेंट्रल बैंक इशू करता है। कि ये आपने हमेशा याद रखना है कि मनी कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक इशू करता है। और क्रेडिट मनी ये है जैसे कि हम लोग कहते हैं कि डिजिटल मनी भी आप इसको कह सकते हैं। जैसे आजकल हमारे पास कार्ड्स हैं, एटीएम कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट्स कार्ड, तो ये वाले कार्ड्स हैं, इनको हम बतौर मनी इस्तेमाल करते हैं कि हम इनके ज़रिए भी पेमेंट्स कर सकते हैं, कार्ड्स के ज़रिए भी। फ्यूडेशरी इशू, ये वो मनी होती है जो फ्यूडली यानी कि गवर्नमेंट जिसे इशू करती है, ठीक है। जैसे सेंट्रल बैंक है, हमारे इधर सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो ये इशू करती है मनी को, तो वो फ्यूडेड यानी कि लीगल मनी, इसे आप लीगल मनी कह सकते हैं। और ये होती है फुल बॉर्डर्ड मनी। एक मनी होती है कि जो टोकन मनी, एक होती है फुल बॉर्डर्ड मनी। तो टोकन मनी ये होती है कि भी जो आपके जो पैसे हैं, रुपए हैं, उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है और जो उसमें धात इस्तेमाल हुई है वो बराबर ना हो। जैसे कि अगर आपके पैसे हैं, जैसे कागज़ी मनी होती है, ठीक है, पेपर मनी, 100 रुपये का नोट है, ठीक है, 100 रुपये के नोट के ऊपर वैल्यू लिखी हुई है 100 रुपये की, लेकिन उसके अंदर जो कागज़ इस्तेमाल हुआ है वो 100 रुपये जितना इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये है हमारे पास टोकन मनी। और इसी तरह जैसे होती है फुल बॉर्डर्ड मनी, जैसे गोल्ड या सिल्वर के सिक्के होते थे तो उनमें जितनी मालियत लिखी होती थी उतनी ही मालियत का गोल्ड इस्तेमाल होता था उसमें, कि वो जो सिक्का है उसमें उतना ही गोल्ड इस्तेमाल हुआ है जितना उसके ऊपर कीमत लिखी हुई है, तो वो है फुल बॉर्डर्ड मनी। यानी जिसकी फेस वैल्यू और जो उसकी मटेरियल वैल्यू है वो बराबर हो जाए। लीगल टेंडर, यही जो हमने कहा लीगल मनी, कि जो आपके सेंट्रल बैंक इशू करती है और ये पूरी कंट्री में एक्सेप्टेबल होती है। हमारे जैसे पैसे हैं, रुपए हैं, ये एक्सेप्टेबल है पूरी दुनिया में नहीं, सॉरी, पूरे पाकिस्तान में। आप जिस भी शहर में ले जाएं तो वो इसे लेने से इनकार नहीं कर सकते। हार्ड मनी, कन्वर्टेबल मनी, ये वो मनी होती है जिसे आप दूसरी करेंसी में चेंज कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तानी रुपए को डॉलर में आप एक्सचेंज कर सकते हैं। मैनेज मनी ये होती है जो कि फुली कन्वर्टेबल नहीं होती, कि कुछ ऐसी करेंसीज़ हैं जो दूसरे मुल्कों में इस्तेमाल करें तो आप उसको कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं, आपको उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये टोकन मनी हमने देख लिया कि जिसकी मेटेलिक वैल्यू लेस देन होती है फेस वैल्यू से, यानी उसके ऊपर जो फेस वैल्यू लिखी हुई है कि 10,000 का ये नोट है फॉर एग्जांपल, उसमें जो फिर मेटल यानी कागज़ इस्तेमाल हुआ है वो 10,000 जितना ना हो, तो ये है टोकन मनी। और उसके बाद होती है हमारे पास है इंट्रिंसिक मनी। इंट्रिंसिक मनी वो होती है यानी फुल बॉर्डर्ड मनी, जिसकी फेस वैल्यू और मेटेलिक वैल्यू बराबर हो, जिसमें जो मेटल इस्तेमाल हुआ है उतना ही उसमें मनी हो। कमोडिटी मनी हमने देख लिया। डिपॉजिट मनी ये होती है जो पैसे हमने डिपॉजिट कराए हुए होते हैं, यानी बैंकों में, जो कि डिपॉजिट की शक्ल में होते हैं कि जब चाहे आप उसे डिमांड करके निकलवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी, ई मनी, जैसे अब आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आ चुकी हैं, सब लोग मोबाइल में वॉलेट रखते हैं, यानी मोबाइल में अकाउंट्स होते हैं, उनमें पैसे होते हैं। जैज़ कैश, इजी पैसा भी तो हैं, जैसे बैंक्स हैं, इनकी ऐप्स आ चुकी हैं, आप वहीं से मोबाइल से बैठे बैठे आप मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये है ई मनी। कॉसिनियर मनी, यानी कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मनी की तरह इस्तेमाल हो सकती हैं, कि आप उनको ईज़िली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग बॉन्ड्स लेके रखते हैं, तो वो बॉन्ड को जब भी जाकर बैंक में आप वापस करेंगे तो वो आपको बदले में पैसे दे देंगे। अगर आपने 1,000 रुपये का बॉन्ड लिया है तो वो बॉन्ड आप, ज़ाहिर है, अगर आप दुकानदार को जाकर लेंगे कि ये बॉन्ड रखो, 1,000 रुपये की चीज़ दो, तो वो तो नहीं देगा। लेकिन वही जब बॉन्ड आप बैंक में वापस ले जाएंगे जहाँ से लिया है, तो वो उसको वापस ले लेंगे और आपको 1,000 रुपये दे देंगे, और वो 1,000 रुपये का आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो यानी ये नियर मनी है, मनी नहीं है कि आप डायरेक्ट उससे पेमेंट कर सकें, लेकिन नियर मनी है कि आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अक्सर एक छोटा सा 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी, यानी गुड मनी क्या हो सकती है। गुड मनी की क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स या एडवांटेज तो ये सेम ही है। तो इसकी सबसे पहली क्वालिटी है एक्सेप्टेबिलिटी, यानी ये पूरी जो आपकी कंट्री है उसमें ये एक्सेप्टेबल होगा, सब लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे, लेन देन के लिए कबूल करेंगे। डिविजिबल हो सकती है ये, यानी इसकी मुख्तलिफ मालियत होती है कि 10 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी, ईजीली इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ड्यूरेबल भी है, लंबे अरसे तक इस्तेमाल हो सकती है। होमोजेनिटी, यूनिफॉर्मिटी,
यानी इसमें सारे जो अकाउंट्स हैं, जैसे कि आप समझ लें कि 10,000 के जितने भी नोट्स हैं वो सब सेम होने चाहिए, कि इस तरह ना हो कि 10,000 के 10 नोट और हों, 10,000 के अगले 10 नोट और तरह के हों, इस तरह नहीं होगा, सबकी सेम शक्ल सेम वैल्यू होगी। स्कारसिटी, मनी स्कारस होती है, लिमिटेड सप्लाई होती है, आप अनलिमिटेड पैसा नहीं छाप सकते हैं कि मशीनें रख लें और अनलिमिटेड पैसा छापते जाएं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, सेंट्रल बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करती। जितनी ज़रूरत है उतना ही पैसा छापा जा सकता है सेंट्रल बैंक की परमिशन के साथ। और उस हर जब आप पैसा प्रिंट करते हैं, मनी प्रिंट करते हैं, तो उसके पीछे आपको गोल्ड रखवाना होता है। तो कंट्रीज़ के लिए ये होता है कि आप मनी की बैकिंग क्या है, कि मनी की बैक क्या है, कि इसके पीछे क्या रिज़र्व है, तो वो गोल्ड कंट्री रिज़र्व रखती है, गोल्ड या डॉलर फॉरेन करेंसी रखते हैं, फिर उतनी मालियत के नोट छापे जाते हैं जितना उनके पास रिज़र्व होता है। तो जब तक वो रिज़र्व नहीं है तो वो पैसा नहीं छापे जा सकते। रिकॉग्नाइजेबिलिटी, कि ये इजीली रिकॉग्नाइजेबल हो, कि जो भी उसे देखे पैसे को वो पहचान सके कि हाँ जी ये हमारे ही मुल्क की करेंसी है। मेलेबिलिटी है कि ये इजीली और कन्वीनियंट टू चीप, यानी कि इसे आप इजीली प्रिंट कर सकें, इसके प्रिंटिंग का ख़र्चा इतना ज़्यादा ना हो कि भी आप उतना उसमें से ख़र्चा भी ना निकाल सकें। तो ये इजीली और बहुत सस्ता भी हो कि आप इसे प्रिंट कर सकें। तो ये हमारा एक लेक्चर हो गया, तो अब हम जाते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। बहुत इजी और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया गया है। मज़ीद अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो आप फिर मुझसे मज़ीद पूछ सकते हैं।